बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ख़ास तौर पे आज सोसाइटी में, माशरे में जब नौजवानों को देखा जाता है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और दोस्त अहबाब जब उन्होंने उठते बैठते हैं, तो क्योंकि आज मादियत का जैसे जैसे दौर मज़ीद तेज़ी की तरफ हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो हर एक को अपनी मुस्तक़बिल, अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है और वो इसी के लिए कोशिश कर रहा है। अपनी ज़ात से निकल के कोई इज्तमाही सतह पे या मुल्की सतह पे या उम्मत मुस्लिमा की सतह पे कोई सोचने की ना कहीं से तरबियत मिल रही है, फ़िक्र मिल रही है और ना ही ऐसे इदारे अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ मसाइल भी हैं स्टूडेंट्स के जो उनको फ़ेसेस करने पड़ते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा है और मुख्तलिफ़ तदरीसी निज़ाम जो आपके सामने है हमारा, वो सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स को मसाइल आते हैं और ख़ास तौर पे इसके हवाले से जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन उठते थे, तो हम इससे रेलिवेंट किसी शख्सियत से गुफ्तगू करें और उनसे जानें कि इस हवाले से जो मसाइल हैं स्टूडेंट्स के, और ख़ास तौर पे ये आज का आप जब मैं इस पे गुफ्तगू करूँगा तो आप सबके ज़हनों में ये सवाल उठेगा कि सीएसएस हर स्टूडेंट जो डिग्री लेके निकलता है, ख़ास तौर पे टॉपर जो काबिल तरीन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही पता होता है नंबर्स कैसे लेने हैं। जब वो टॉप करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद हर बच्चा, आज मैं जिसको देख रहा हूँ मेरे दोस्त अहबाब में भी हैं, तो वो हर स्टूडेंट अल्लाह ताला ने क्योंकि हर एक को सलाहियत अलग दी है और उसने आगे जाके एक अपना कंट्रीब्यूशन माशरे में अदा करना होता है। रिज़्क एक सूरत है, लेकिन हमने मादियत के पीछे लोगों को, बच्चों को इस तरह लगा दिया कि हर एक अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए उसे जो बेहतर, जहाँ से सैलरी अच्छी है, जहाँ पे ओहदा अच्छा है, जहाँ उसके पास ताकत अच्छी है, वहाँ के लिए वो अप्लाई करता है, कोशिश करता है। और आज स्टूडेंट्स का यही हाल है। आज जब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स अच्छे टॉप नंबर लेके आगे अपनी फील्ड में जाते हैं, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट सीएसएस की तरफ जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। अब हर एक का शोबा अलग होता है, चॉइस अलग होती है, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट जिसको देखते हैं वो कहता है मैं सीएसएस कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साखिर रसूल साहब, जिनका तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है, सीएसएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ 30 साल का इंग्लिश में उनका लिटरेचर में जो है वो खिदमात हैं। 30 साल से वो इंग्लिश के हवाले से जो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए उन्होंने लिटरेचर वगैरह भी लिखा है। इसके अलावा उनकी मुख्तलिफ़ खिदमात जो अभी तक जारी हैं और वो अपना एक इदारा भी चला रहे हैं यहाँ पे कॉलेज की सूरत में। आज उनसे पूछेंगे इसी हवाले से कि स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे मेरे कोई 4-5 सवाल होंगे इसी हवाले से सर, कि सबसे पहली बात तो ये कि ये मैं चंद सवालात आपके सामने रख देता हूँ, ख़ास तौर पे नौजवानों के सामने, फिर मैं सर की तरफ आऊँगा कि इसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट जो अच्छे टॉप नंबर लेता है, क्या उसको सीएसएस की तरफ जाना चाहिए? क्या कैरियर काउंसलिंग जैसे करते हैं स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पे, तो उस हवाले से क्या कोई ख़ास अहलियत या काबिलियत होती है जो स्टूडेंट्स को दी जाती है? ख़ास तौर पे सीएसएस का तारुफ़, उसकी उसकी उसके क्राइटेरिया, उसका एग्ज़ामिनेशन, उसका वगैरह-वगैरह जो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, वो भी सर से पूछेंगे। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो अहम चंद दिन पहले भी एक कमिश्नर साहब हैं, उनकी एक वीडियो उनकी वफ़ात से पहले जो है वो उनके दोस्त ने शेयर की, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा कमाल का मैसेज दिया, बड़ा गहरा मैसेज है। आज हम शौक तो रखते हैं, लेकिन जितना बड़ा ओहदा होता है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो हमारे तक एक मैसेज भी छोड़ गए। उस मैसेज की सूरत में, क्योंकि सर एक आप कह लें कि उन टीचर्स में से हैं जो हमेशा अपना, ना सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता है बस, आप समझ लें मुख्तलिफ इदारे चला रहे हैं, बिज़नेस चल रहा होता है, लेकिन इनका एक ख़ास कंट्रीब्यूशन मुआशरे में भी है कि बच्चों की इस्लाह करना, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करना, उनको बेहतर तरीके से गाइड करना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साखिर रसूल साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपके ये चंद सवालात जो आपके सामने रखेंगे, इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस मिलेगी। मैं इस पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं पहले सवाल जो है उसकी तरफ आऊँगा। पहला सवाल ही मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप तारुफ़ करवा दें मुख्तसर सा सीएसएस के हवाले से, कि जो बच्चे टॉप करते हैं, आज जिस स्टूडेंट को देख रहे हैं वो इसी तरफ आ रहा है। कौन से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा काबिल या अहल हो सकते हैं इस शोबे के लिए कि वो इसमें अपना अप्लाई करें, अपनी तैयारी करें? फिर तैयारी में मुख्तलिफ़ मसाइल आते हैं उनको, फिर ख़ास तौर पे इंटरव्यू में मसाइल आते हैं। तो ये थोड़ा-सा तारुफ़ इस हवाले से कंप्लीट करवा दें, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन पास की है जिन्होंने, तो वो उनको कोई कहता है, ये स्कोप नज़र आता है, या उनको कोई अपने वालिदैन में से कोई कह देता है, तो इस हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने कीमती
वक़्त में से हमें कुछ साअतें अता फ़रमाई हैं आज इस बड़े अहम मौज़ू पे बात करने के लिए। तालीम जो है पाकिस्तान के अंदर वो आज जो है पीएचडी लेवल तक जा चुकी है और हमारे यहाँ बहुत सारे तलबा तालिबात ऐसे हैं जिन्होंने ना सिर्फ मास्टर्स डिग्री बल्कि एमफ़िल, एमएस और आज जो है वो पीएचडी की डिग्रियाँ उनके पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि एक बेरोज़गारी का तूफ़ान और एक सैलाब आया हुआ है। डिग्रियां हैं लेकिन आगे जॉब्स नहीं हैं। तो यही वजह है कि हमारे बहुत सारे तलबा और तालिबात जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जहां तालीम हासिल की तो तालीम हासिल करने के बाद अब जॉब सिक्योरिटी के लिए वो सीएसएस की तरफ आएँ, वो पीएमएस की तरफ आएँ या इसके अलावा भी एफपीसीएससी की तरफ से और पीपीएससी की तरफ से वो 100 एमसीक्यूज़ मार्क्स का एक पेपर होता है उसमें अपीयर हों ताकि वो जॉब सिक्योर कर सकें। तो राइट फ्रॉम जो है वो लो स्केल से लेके ग्रेड 70 तक की जॉब्स जो हैं वो एफपीसीएससी भी ऑफ़र करता है और पीपीएससी भी ऑफ़र करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है कई तलबा का जो टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी किसी पोस्ट पे जाएँ और इस गरज से जो है वो फिर सीएसएस को फोकस करते हैं। सीएसएस के एग्ज़ाम हमारे मुल्क में जो है वो एफपीसीएस कंडक्ट करता है और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये कि ये ओवरऑल जो है 1200 मार्क्स का एक एग्ज़ाम है जिसमें 600 मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं जैसे कि और उनमें हर एक मजमून के जो हैं वो 100 मार्क्स हैं और यूं समझ लें कि ये 600 मार्क्स का एक पोर्शन है जिसमें इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, इंग्लिश एसे है, पाक अफेयर्स है, जीके जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, फिर इसमें जो है इस्लामिक स्टडीज़ का इसमें पेपर आता है। तो ये सब मिलके जो है ओवरऑल 600 के सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। उसके बाद जो है एफपीसीएससी के यहाँ जो है वो मज़ामीन की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ऑलमोस्ट जो है मोर देन 40 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसे उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है, जैसे लॉ की कैटेगरी से हैं, हिस्ट्री से हैं, लिटरेचर से हैं, कॉमर्स की लाइन से हैं, साइंसेस से सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर हर ग्रुप में से जो है तलबा अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी स्टडीज़ के मुताबिक जो है वो कुछ इस तरह से सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं कि उनका ओवरऑल जो टोटल है वो ऑलमोस्ट 600 होना चाहिए। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स से भी रिलेटेड हैं, कुछ के मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने जो है 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करना होता है। और सिर्फ यही नहीं कि आप जो है वो पढ़ने पे सिर्फ फोकस करें, मैं इसमें ये भी चीज़ ऐड करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जहाँ तालीम से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तालीम को लेके कॉन्शियस हैं। मैं देखता हूँ सेहत के मामलात में जो हैं वो लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सीएसएस को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पे जो है, स्टडीज़ के बलबूते पे या अपनी किसी स्ट्रॉन्ग डिग्री या पोजीशन के बलबूते पे जो है वो इसे क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि इसके साथ एक अच्छी सेहत की भी ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि जो हमारे यहाँ 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर्स की जब डेट शीट आती है तो वो जो ऑलरेडी हमारे दोस्त इस एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, तलबा हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उन सबको मालूम है कि वो 3 दिन के अंदर जो है वो 6 पेपर जो हैं वो कंडक्ट हो जाते हैं। उनमें ऑलमोस्ट कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। सपोज़ इस तरह से है कि पहला एग्ज़ाम अगर वो मंडे को है तो नेक्स्ट जो डे है वो आपका ट्यूसडे है और थर्ड डे जो है वो वेडनेसडे है। 3 दिनों के अंदर आपके ये 6 पेपर्स हो जाएंगे। ए पेपर जो है वो सुबह 9 बजे कंडक्ट होगा, 12 बजे एंड होगा, बीच में ब्रेक आएगी, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक। तो जहाँ तक आपकी जो स्टडीज़ का ताल्लुक है, उस स्टडीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए और उससे ज़्यादा फ्रूट और उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए ज़ाहिरी बात है कि आपकी जो है एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नीडेड है कि आपके जो है वो सारे सेंसेस इंटैक्ट होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं कौन से पेपर में अपीयर होने जा रहा हूँ। अक्सर तलबा जो हैं वो वहाँ पे ये चीज़ें भी मिक्स अप और गड़मड़ कर जाते हैं। वजह क्या है कि फ़िज़िकली वो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं और फ़िज़िक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो माइंड भी फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक मल्टीफेरियस मेरी निगाह में एक एक्टिविटी है जिसमें एजुकेशन का भी रोल है, हार्ड वर्क का रोल है और आपकी गुड हेल्थ का भी रोल है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने बता दी। मैं दोबारा शुरू की तरफ आऊँगा कि किन स्टूडेंट्स को कोई ख़ास इसके लिए काबिल ज़हीन बच्चे चाहिए, किस तरह के, मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन हुई एक यूनिवर्सिटी में टॉपर थे कुछ लोग, अब उसमें से हर बंदा तो सीएसएस पास नहीं करेगा ना। आप किन बच्चों को यानी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हर बंदा जो इस तरफ आ रहा है, बच्चा आ रहा है, तो आप क्या तरजीह देंगे? जो आपका इतना एक्सपीरियंस इसमें आपने क्या देखा, किस तरह के स्टूडेंट्स या बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं? एक होते हैं ना बड़े तेज़ तराज,
एक होते हैं चलें पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तो इसमें आपके मुताबिक कौन से बच्चे जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं या ये पास कर जाते हैं? अवैस भाई, सबसे पहली बात ये है कि मैंने जितना भी अरसा टीच किया है ना, तो उसमें बहुत सारे जो हैं वो हालात मेरी ऑब्ज़र्वेशंस में से गुज़रे हैं तलबा के एतबार से, कि उनके एक अपने अपने बैकग्राउंड्स भी हैं जहाँ से वो आते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा बिलख़ुसूस मानना ये है कि अगर जब इसे हम किसी पोजीशन के साथ, टॉप पोजीशन के साथ, कोई डिग्रीज़ के साथ इसे अटैच अगर कर दें कि ये फ़लाँ एक कैटेगरी है और ये तलबा जो हैं वो उसके लिए अहलियत के हामिल हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर जाएँ, तो मैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल के ख़ास फ़ज़ल पे और करम पे यकीन रखता हूँ। वो इस तरह से कि एक स्टूडेंट को अगर पहले ऐसे हालात मुयस्सर नहीं आए हैं कि जिनकी बिना पे वो कोई कारह नुमायाँ अंजाम दे सके, कोई डिस्टिंक्शन गेन कर सके, तो क्या पता अब अगर वो एक बड़े इंटैक्ट माइंड के साथ और बड़ी फोकस एक जो है वो अपनी स्टडीज़ के साथ उस पे वर्क करना शुरू कर देता है, तो नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल उनके बराबर आके कम्पीट ना करना शुरू कर दे, जिन तलबा के बारे में हमारी जनरल ओपिनियन, उनकी डिग्री, उनके डिस्टिंक्शंस देख के ये होती है कि ये शायद क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क यहाँ पे ज़रूर है कि जब आप स्टडी के अंदर इन हो जाते हो, भले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी है, आपको मालूम है यहाँ पे डॉक्टर्स भी इसमें आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं। बिलखसूस मैं इन दो की बात इसलिए करूँगा कि इनको जो गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली है, या यूँ समझ लें कि जिस स्टडी के प्रोसेस में से ये हमारे तलबा गुज़र के आते हैं, उसमें इनके पास जो है वो कॉन्स्टेंटली बैठ के स्टडी करने का स्टेमिना जो है वो दूसरों से बहुत बढ़ के होता है। जब आप एक स्टेमिना ऐसा रखते हो कि आप 10-10 घंटे कंसेक्यूटिवली बैठ के पढ़ सकते हो, तो ज़ाहिरी बात है उसका रिज़ल्ट तो प्रोड्यूस होगा। अब डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को ये एक जो है वो मलिका इस पे हासिल है, एक अबूर है कि वो बैठ के काम हमारे। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हम आर्ट्स की बात करते हैं, कई तलबा उसमें ऐसे हैं कि जिन्हें अगर 1 घंटा भी टिक के पढ़ना पड़ जाए तो उनके लिए ये बड़ा वो बोझल सा काम महसूस होता है। वो फ़ौरन उसे छोड़ के तो उठ के कोई रिफ़्रेशमेंट लेना चाह रहे होते हैं, कहीं घूमना फिरना चाह रहे होते हैं। तो असल चीज़ तो जो है वो आपका टिक कर बैठना, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। ये नहीं कहा जा सकेगा कि एक तालिब इल्म जो है उसने पोजीशन ले रखी है किसी भी शोबा में तो वो आगे CSS में भी जो है क्वालिफ़ाई कर जाएगा। हाँ, अब जब तलबा स्टडी शुरू कर देते हैं, उसमें ये एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है। हमारे यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, एकेडमीज़ बेशुमार हैं, टीचर्स हैं, बुक्स मौजूद हैं, नेट के अंदर मटेरियल मौजूद है। तो मैं अक्सर ये लोगों से सवाल किया करता हूँ, तलबा से भी पूछा करता हूँ, ताकि मुझे उनसे भी ये पता चले कि उनके अपने माइंड के अंदर जो है वो क्वालिफ़ाई कर जाने के लिए कौन सी ऐसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। जब मटेरियल सबके पास मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं, टीचर्स की गाइडलाइन हेल्प मौजूद है, और लोग जो हैं वो कंसेक्यूटिवली 10-10 आवर और इवन मोर देन 10 आवर्स बैठ के पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे। वजह उसकी ये है कि मेरे नज़दीक CSS के अंदर उस तरह के माइंड के लोग, अब उनका ताल्लुक जो है वो साइंसेस से भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ से, लॉ से, कॉमर्स से, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो सकता है, और भले उन्होंने कोई ऑलरेडी डिग्री में डिस्टिंक्शन ले रखा है या नहीं भी ले रखा। हाँ, एक चीज़ जो काम करती है वो है आपके खुद की ऑब्जर्वेशन। सपोज़ आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उस टॉपिक के लिए जो है वो नेट सर्फिंग शुरू कर देते हैं, बुक्स रीडिंग शुरू कर देते हैं, नोट्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर बैठ के आप अपने माइंड के साथ जो है वो बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते, ऑब्जर्वेशन नहीं करते, और उन चीज़ों को उजागर नहीं करते कि जो बुकिश मटीरियल के अंदर कवर होने से रह गई हैं, जिनका हम प्रैक्टिकली ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें उस निगाह से देखा ही नहीं है, उस ऑब्जर्वेशन से नहीं देखा, और ना उसका वैसे एनालिसिस किया है। और हम एक रटा रटाया और एक बुकिश किस्म का और एक नेट से ड्रॉ शुदा मटीरियल लेके तो बैठ जाते हैं। अब सब लोग जो हैं वो इसी प्रोसेस से चूँकि तैयारी करके आ रहे होते हैं, तो आपस में उनका कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होता। जो मेरी तैयारी है वो आपकी है, वो फ़लाँ की है, वो हर बंदा उसी तैयारी के साथ आ रहा होता है। तो अब एग्जामिनर के पास बिल्कुल भी चॉइस मौजूद नहीं है कि वो किसी को जो है वो आला नंबर दे और किसी को उससे ज़रा कम नंबर दे। तकरीबन एक सा ही लेवल सबका वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, जिसे हम इंग्लिश में नोवेलिटी कहते हैं, नयापन। आप एक चीज़ को लेकर आते हैं तो उसमें एक नयापन लेकर आते हैं। मैं इसकी मिसाल छोटी सी, इस्लामिक स्टडीज़ का कंपलसरी पेपर है, चूँकि मैं उससे मिसाल ले लेता हूँ। आज जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि इस्लामिक स्टडीज़ में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है तौहीद से रिलेटेड, ठीक है, अकीदा तौहीद से रिलेटेड। लेकिन हमारे कई तलबा जो हैं
वो तौहीद के टॉपिक पे तो बात करते हैं, लेकिन मैं अक्सर को ये कहा करता हूँ कि तौहीद तो सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड है ना। दुनिया के ऊपर क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो अकीदा तौहीद के कायल हैं? यहाँ पर तो कई लोग ऐसे हैं जो एथिस्ट हैं, जो रब के वजूद को नहीं मानते। तो तौहीद पे तो हम बात बाद में करेंगे। आप मुझे ये बताएं, रब है? बीइंग मुस्लिम्स तो हमारे अकीदे का हिस्सा है, लेकिन वैसे साइंटिफिकली लॉजिकली किसी को ये प्रूव करना पड़ जाता है कि रब है, तो आप किस तरह से प्रूव करेंगे? और लोग उसके जवाब में जो जो वाक़यात और जिस तरह की लॉजिक लेकर आते हैं, अक्सर उसको जब सुन के मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है, दुख भी होता है कि उनकी उन बातों में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होती। तो मकसद ये है कि आप अपने तहरीर में, आप अपनी बात में, आप अपने व्यूज़ में जो भी आप सब्सटेंस वहाँ पे पेश कर रहे हैं, उसके अंदर एक लॉजिक होनी चाहिए, आपके अंदर नोवेलिटी होनी चाहिए, आप उसको जो है दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक देखने की सलाहियत रखते हों और बुक से बाहर आके सोचने की, समझने की और फिर उसको एक्सप्रेस करने की सलाहियत रखते हों। मिसाल के तौर पे इसी बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा कि ये सवाल जो है कि अकीदा तौहीद, तो अब ट्रेंड ये चला हुआ है एग्ज़ाम्स में भी, अगर आप नोट करें किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, वो सवाल ऐसे नहीं आएगा कि आप अकीदा तौहीद पे जो है वो नोट लिखें। सवाल कुछ यूँ आएगा कि दौरे हाज़िर में अकीदा तौहीद की अफादियत पे नोट लिखें। दौरे हाज़िर में अकीदा तौहीद की अफादियत पे नोट लिखें। तो मतलब अकीदा तौहीद तो हमने इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर रह के स्टडी कर लिया, लेकिन दौरे हाज़िर में उसकी अफादियत क्या है? हमारी अपने दौरे हाज़िर पे जो है वो गिरफ्त ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम एक्सक्यूज़ मी हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम दौरे हाज़िर, ये जैसे दौरे हाज़िर कहते हैं, कौन सा दौर है, इसके तकाज़े क्या हैं, और उसमें बीइंग ए मुस्लिम जो है वो हम अपने अकीदे का जो प्रचार कर रहे हैं उसकी अफादियत क्या है और उससे फ़ायदा प्रैक्टिकली किस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये वो बातें हैं कि जो एक तालिब इल्म की स्टडी के जो है ना वो फ़ोकस में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको वाज़ह कर दिया, लेकिन इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन जो है ना मेरे ज़हन में उभरे हैं। एक तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से वाज़ह किया कि इसमें कोई डिग्री, इसमें कोई किसी तरह का भी फ़ोकस पर्सन, या आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा नंबर लेके आया काबिल है, बल्कि इसमें ये चीज़ चाहिए कि वो बंदा अपनी मकसद और मंज़िल के लिए फ़ोकस्ड हो, और फिर वो टाइम, जैसे आपने कहा कि वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो मेडिकल के हैं और दूसरे इंजीनियरिंग के, वो ज़रा फ़ोकस पर्सन होते हैं क्योंकि मेहनत करके आए होते हैं। अब ये तो एक बात वाज़ेह होगी। अब मैं इसमें चाहूँगा, क्योंकि हम एक शऊर व आगाही के हवाले से भी मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुँचा रहे हैं, और साथ ही हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, उनकी करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि उनके लिए आसानी हो जाए। जो आगे स्टूडेंट्स जा रहे हैं या जिन्होंने दोबारा सेकंड थर्ड टाइम देना है, या जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन। इसमें सर 2-3 चीज़ें वाज़ेह कर दी। इंट्रोडक्शन तो आपने बता दी इसका थोड़ा सा, इसमें एज के हवाले से बता दें थोड़ा सा। उसके बाद क्राइटेरिया जो होता है इसका, इसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह होता है, और ये स्कोप वगैरह इसका जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, और इंटरव्यू ख़ास तौर पे लास्ट में। ये थोड़ी-थोड़ी ना बिल्कुल मुख्तसर सा इसको कंक्लूड कर दें, ताकि जो हमारी वीडियो सुने स्टूडेंट्स, उनको ये भी फ़ायदा हो जाए और वो आसानी हो जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसके रिटन एग्ज़ाम जो है वो 1200 मार्क्स का है, जिसे हम 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। और जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है या फ़हरिस्त है वो सारी वो FPCSC की साइट पे मौजूद है। ऑलमोस्ट मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मोर देन 40 उसमें सब्जेक्ट्स हैं, तो याद रखना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमसे डिपार्टमेंट्स का पूछा जाता है प्रेफरेंसेस के एतबार से कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक स्टूडेंट जो है क्वालिफ़ाई करने के बाद जो है अपनी खिदमात देना पसंद करेगा। उसमें जैसे हमारे यहाँ फ़ॉरेन सर्विस है, फिर जो है वो हमारे यहाँ जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहा जाता था, जैसे पैस उसे कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, इस तरह से ग्रुप हैं। पुलिस सर्विस है, पोस्टल ग्रुप है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें आता है। तो यानी कि रेलवे है, तो 10-12 के करीब इसके जो है वो फेडरल डिपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर के स्टूडेंट जो क्वालिफ़ाई करते हैं, रिटन क्वालिफ़ाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफ़ाई करते हैं, तो उनकी बाद में उसमें अपॉइंटमेंट होती है। बाकी रही बात ये कि टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स होता है। जैसे कि रवायती तौर पे हमारे यहाँ किसी भी आप लेवल के लिए अगर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, मास्टर्स क्लास में भी 3 आवर्स टाइम दिया जाता है, इसमें भी किसी भी पेपर के लिए 3 आवर्स टाइम दिया जाता है। जहाँ तक एज लिमिट का ताल्लुक है वो एटलीस्ट 21 ईयर है, और मैक्सिमम इसमें जो है वो 30 ईयर है। और अगर किसी दोस्त ने जो है गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रखी है और एटलीस्ट उसकी जो है वो 3 ईयर्स की
सर्विस है तो उसे जो है वो 3 ईयर्स की कंसेशन मिल सकती है, एज रिलैक्सेशन या एज कंसेशन मिल सकती है। और जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसका ग्रेजुएशन सेकंड क्लास है, कि जिस बच्चे ने सेकंड क्लास में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन से मुराद यानी कि उसने बेशक साइंसेस में तालीम हासिल की है, ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में, तो लेकिन उसका लेवल जो है वो सेकंड डिव का है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इंटरव्यू का बताते हैं, इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होता है कहते हैं। इंटरव्यू के बारे में खास इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं हम तो सुनते हैं बस, तो बताते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, उस हवाले से थोड़ा सवाल करते हैं। इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपकी ज़ात का, शख्सियत का, इखलाक का वो आईनादार होता है। हमें हमारी तालीम के एतबार से और जो हमारा नॉलेज है उसको रिटन एग्ज़ाम की सूरत में ऑलरेडी जो है वो एक चेक में से गुजारा जा चुका होता है, हम उसको क्वालिफ़ाई कर चुके होते हैं। अब उन्होंने जो है वो हमारी शख्सियत को और इंटरपर्सनल रिलेशंस जैसे होते हैं कि अगर आपके सामने कोई एक फ़िक्स आ गई है, कोई मसला पेश आ गया है, तो जैसे कि इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठा हुआ होता है, पैनल बैठा होता है, वो सवालत कर रहे होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक फिक्सेस, कि एक फ़िक्स आपके सामने आ गई है, लेकिन आपको एक गैजेटेड जॉब पे बिठाया हुआ है। आज आप हमारे सवाल को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कल को आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब बिठाया जाएगा किसी की पोस्ट के ऊपर, तो आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाती है, तो उसके बारे में आपका जो एक रिएक्शन है, आपका उसको डील करने का तरीका है, आप उसको कैसे डील करेंगे। तो ये इंटरव्यू का बेसिक पर्पस तो ये है। लेकिन अब जहाँ तक इंटरव्यू के बारे में ये सवाल है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है और वहाँ पर किस तरह के सवालात आते हैं, तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि मैं अमूमन तो सिर्फ CSS ही नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो मैं ये कहा करता हूँ कि एक इंसान अपना इंटरव्यू ख़ुद अच्छा बना लेता है या ख़ुद उसे बिगाड़ लेता है। अक्ले कुल या इल्मे कुल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने जिनको ख़ुद से नवाज़ा, उसके अंबिया हैं, औलिया हैं, उसकी पसंदीदा शख्सियात हैं, ये उसके अपने दस्ते कुदरत में है कि जिसको जैसे नवाजना चाहे। अब मैं अगर कोई डिग्री ले लेता हूँ, मैंने PhD कर ली है या कुछ और, तो इस बिना पे मैं ये समझना शुरू कर दूँ कि मैं अब अक्ले कुल हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मेरे पास इल्म कुल है, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने अगर कोई तालीम हासिल की है तो किसी एक स्पेसिफ़िक एरिया में हासिल की है, हर इल्म का शोबा जो है वो मेरी दस्तरस में नहीं है। तो इंटरव्यू के अंदर अगर वो कुछ सवालात इस नौइयत के भी करते हैं, और वो ज़रूर करते हैं, जिनका डायरेक्टली जो है वो मेरे तालीम के उस हिस्सा से या मैं जिस तजर्बे में से ज़िंदगी में से गुज़रा हूँ, जहाँ जहाँ मैं रहा, मैंने काम किया, तो उससे बेशक उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं भी है, तो मुझे उससे डील अब किस तरह से करना है, ये चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। लेकिन किसी जगह पर अगर हमें उसका इल्म नहीं है या उस चीज़ के बारे में तजर्बा नहीं है, तो सवाए एक के अपना भरम रखने के लिए वहाँ पर गलत बयानी से काम लिया जाए और वो टाल मटोल या आएँ बाएँ शाएँ या अगलों को इस तरह से घुमाने की कोशिश की जाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसे ना समझ आ रही हो कि ये डायरेक्ट सवाल का जवाब देने की बजाय और लॉजिकली उसे डील करने की बजाय ये तो हमें घुमा रहा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चीटिंग में आती हैं, आपके किरदार और आपकी शख्सियत को जो है वो गहनाना शुरू कर देते हैं और लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। आपकी जो तालीम है, आपका जो अक़ल का एक लेवल है और फिर आपका जो एक सोशल एक्सपीरियंस है, उसकी रोशनी में लॉजिकली जो है वो आप चीज़ों के जवाब दें। जहाँ पे जवाब नहीं आता तो वहाँ पे जो है वो एक भरम की सूरत में तो अपने इम्प्रेशन को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन इससे देखिए ना, जो आपने कहा ये एक तो रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद ये शख्सियत का आपका जो है एक तरह का इम्तिहान होता है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तो देखा जाता है, जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें तो गूंगी मशीनें पैदा होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आप काबिल जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, आपके सामने हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है, वही काबिल बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही जो टॉप करते हैं, वही आपके मुख्तलिफ़ ओहदों पे जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगह बैठे भी हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे माशरे सोसाइटी में। लेकिन वो जब वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनको टीचर्स ने भी सिर्फ़ वो एक गूंगी मशीन बना के, रोबोट बना के वहाँ से निकाला। अब उनके पास तो कोई फ़िक्र नहीं है, उस अपनी तालीम, किताबें भी आपको अंदाज़ा है हमारे एजुकेशन के अलावा बच्चे कितनी बुक्स के साथ तल्लक रखते हैं। कोई पाकिस्तान में क्या हालात हैं उसके, बुक्स का कल्चर ही ख़त्म होता जा रहा है। तो जब बिल्कुल आप स्पेसिफ़िक सिर्फ़ अपनी उस
शोबे में मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए किसी भी किताब को हाथ लगाते हैं तो आपके पास तो विज़न होगा ही नहीं, आपके पास तो फ़िक्र होगी नहीं। जैसे आप अक़ीदे तौहीद की बात कर रहे हैं, तो वो कौन बच्चा देगा? वो तो इट मीन्स कि हम सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, हम सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं जी किताबें रट ली, इतना मवाद मौजूद है, सब मिसाल के तौर पे 1000 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जनाब वो सारी किताबें उठा के उसको जनाब एक दफ़ा नज़र गुज़ार दी सारी, याद भी कर लिया, सारा कुछ दिमाग में बिठा दिया। अब जब उसने जाके वहाँ बैठना है, तो उससे वो सवाल तो आए हुए होंगे, लेकिन वो लॉजिक पूछेंगे दौरे हाज़िर के हिसाब से, जैसे आपने बात की, तो उसके पास तो ये फ़िक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये किसने कंट्रीब्यूशन देना है और ये स्टूडेंट्स को आपको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ये बड़ा ख़ास नुक्ता है। क्योंकि मैं आज देखता हूँ स्टूडेंट्स में उठते बैठते हैं, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट लोग दोस्त अहबाब भी हैं, तो जब उनसे बैठ के बात करते हैं, उनके पास इल्म इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, इल्म नहीं है, जिनसे उनके अपनी अक़ल के जो मुख्तलिफ राय हैं या मुख्तलिफ पहलू वो खुले। तो वो ऐसे लगता है कि ये एक रट्टा लगा के एक रोबोट की तरह इसको अपनी ज़िंदगी के मामलात को हैंडल करना नहीं आ रहा, तो ये बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा? ये जैसे एक बड़े डेज़िग्नेशन पे आप बात कर रहे हैं, वो यही चेक कर रहे होते हैं। इस हवाले से थोड़ा-सा आप अपना बताइएगा जो आपका एक्सपीरियंस है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हमारा निज़ाम तालीम जो है वो रट्टू तोते पैदा कर रहा है, या ये कि रोबोट्स पैदा कर रहा है, जिसे आप गूंगी मशीनें कह सकते हैं, इसी तरह से ही है। लेकिन जिन तलबा ने CSS को फ़ोकस कर रखा है, मेरी उनके लिए जो एडवाइस है वो यही कि ना सिर्फ जो है वो आप तालीम और इल्म पे फ़ोकस करें, बल्कि साथ में जो है एक ऐसा हल्का अहबाब ज्वाइन करें। वो टीचर्स से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें भी टीचर्स की चॉइस जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ पे हमारे माशरे में जो है वो इल्ला माशाअल्लाह जिसने भी डिग्री और डिप्लोमा कुछ हासिल कर लिया तो वो टीचर की मसनद पे बैठ गया। और उनमें भी मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि तलबा के बकौल तलबा आते हैं तो वो बताते हैं कि जी फ़लाँ टीचर मैंने उससे पूछा तो मुझे वो कह रहे थे कि तुम कैसे CSS कर लोगे, तुम तो जाओ तो कोई और काम करो। तो मकसद ये है कि तलबा को चाहिए कि टीचर्स की, पढ़े लिखे लोगों की, ऐसे जो ज़ीरक हैं, जो अलूम व फ़नून की गहराइयों से वाकिफ़ हैं, उनके हल्का अहबाब को ज्वाइन करें। ख़ुद ये है कि साथ में अगर तहरीर और साथ में तकरीर, इसको भी अगर ज्वाइन करें, ख़ुद से कुछ प्रोड्यूस करें, ख़ुद से कुछ लिखने की कोशिश करें, और उसी को जो है वो लोगों के सामने जो है वो किसी जैसे डिबेट भी बाज़ औक़ात तो एक रट्टे हुए मटेरियल की प्रोडक्शन होती है, लेकिन डिबेट से मुराद है कि आप जो है वो कोई लेक्चर टाइप जो है लोगों को अपनी नई फ़िक्र, नई सोच, नया कोई पहलू से ज़िंदगी का जो आप जिस पे आप तहरीर भी कर रहे हैं, उससे लोगों को आगाह कीजिए, डाइस पे खड़े हों, ऑडियंस को फेस करें, आपको बोलना आए, बात करना आए, यानी क्रिएटिव बनिए उसमें। और हल्का अहबाब जो है वो आपकी इस बारे में ट्रेनिंग करेगा। और यही बेसिक बातें हैं जिन पे फोकस की ज़रूरत है। इसमें सर दूसरी आखिरी चीज़ ये बता दें कि कोई मवाद ख़ास मौजूद है तैयारी के लिए? जैसे सब स्टूडेंट्स हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, इतना विजन है, तो CSS के स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं या जो पीछे अभी जिन्होंने आगे प्लान किया हुआ करने का, तो उनको कोई ख़ास मैसेज, कोई प्लेटफॉर्म, कोई अकेडमीज़, कुछ टीचर्स या मवाद उसका जो लिटरेचर वगैरह है, कोई ख़ास स्पेसिफिक आप उनको गाइड करेंगे इस हवाले से? FPCSE की साइट पे जो है वो बुक्स जो हैं रिकमेंडेड वो मौजूद हैं, लेकिन अब ट्रेंड जो है वो बुक रीडिंग का नहीं रहा। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एकेडमीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उन बुक्स में से मटेरियल लेके तो नोट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। आप लाहौर में मौजूद इन एकेडमीज़ के फ्रंट डेस्क पे आप चले जाइए, और वहाँ से आप थोड़ी बहुत पेमेंट के इवज़ में जो है जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको नोट्स चाहिए वो अवेलेबल हैं। फिर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नेट के ऊपर भी मटेरियल मौजूद है, बुक्स भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, लेक्चरिंग भी हो रही है, सब कुछ है। लेकिन असल चीज़ फिर मैं जिसको फ़ोकियत देता हूँ वो आपका पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन और एनालिसिस है। आप जैसे कहते हैं ना, हम सब की सुनते हैं मगर करते वो हैं जो फिर हमारे दिल को लगती है और समझ आता है कि ये एक ठीक बात है। तो मैं इसलिए सब तलबा से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सटेंसिवली रीड ज़रूर कीजिए, पढ़िए ज़रूर, एक्सटेंसिवली पढ़िए, लेकिन उसके बाद जो है एक अपना जो है ना एक असाइनमेंट मिल जाती है मिसाल के तौर पे, तो आप जहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हैं, हो सकता है नेट से आपको उसके बारे में जो है वो 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई बुक जो है वो आपको उसमें 2 पॉइंट दे रही है, टीचर के पास बैठते हैं एक नुक्ता टीचर भी ऐड कर देता है, और जो उसमें सब डिफरेंट चीज़ें हैं उनको आप लाइन अप कर लीजिए, आप उसका जो है एक आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं, और उसके ऊपर फिर ख़ुद बैठ के लिखने की मशक़ कीजिए, और ना सिर्फ लिखने की मशक़ कीजिए बल्कि बाद में किसी सही वाले टीचर को जो है वो चेक भी करवाइए कि आपने जो इल्म हासिल किया, जो आपके
पास वो बातें मौजूद हैं, उसको आपने सही तौर पे आगे बयान भी कर दिया। वजह उसकी ये है कि CSS का जितना भी एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट सारा इंग्लिश के अंदर मौजूद, इंग्लिश के अंदर उसकी अटैम्प्ट हमें करना पड़ती है। सवाए इसके कि अगर किसी ने पंजाबी ऑप्शनल्स में से ऑप्ट किया हुआ है तो वो जो है वो उसे इंग्लिश में पेपर वो नहीं देगा। अरबिक का अगर इस तरह से है तो वो इसे अटेम्प्ट नहीं करेगा। या इंग्लिश कंपल्सरी, इस्लामिक स्टडीज़ कंपल्सरी के अंदर भी चॉइस मौजूद है कि आप उसमें जो है वो उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर भी सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होती है कि भले वो इंग्लिश कंपल्सरी ही है, आप इंग्लिश ही में उसे अटेम्प्ट करें। अब आपके पास एक मवाद आ जाता है और वो मवाद जो है वो अब आम मवाद नहीं रहा, आपने उसे डिफरेंट सोर्सेज से रिसर्च के बाद और फिर अपने एनालिसिस से उसे ड्रॉ किया है, उसका आउटलाइन बना लिया है। लेकिन जब आप वहाँ पे इंग्लिश लिखने के एतबार से ग्रामर में जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वोकैबुलरी के मसाइल हैं और फिर सबसे बढ़ के एक्सप्रेशन, तो फिर आप जो है वो समझें कि इतनी मेहनत और काविश जो आपने सारा मटेरियल कलेक्ट करने में की वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जो है लिखना जो है, एक्सप्रेस करना जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन वो किसी अच्छे अतालीक, अच्छे टीचर, मेंटर की जो है वो निगरानी में ही हो सकता है, इसके बगैर नामुमकिन है। सही है। चलें, इसमें जो वजह है ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसकी कोई ख़ास रीज़न है? फ़ेल होने वाले तलबा की 2 कैटेगरीज़ हैं। हमारे जो साइंसेस के बैकग्राउंड से दोस्त आते हैं वो इंग्लिश में फ़ेल होते हैं। अच्छा। हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ से दोस्त आते हैं वो GK में फ़ेल होते हैं। अच्छा। यानी कि जो साइंस का पोर्शन है कंपल्सरी उसमें वो फ़ेल होते हैं। तो दोनों को अपने अपने एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बहरहाल चाहे अब वो मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं तो वो भी साइंसेस को जो है वो थोड़ा बहुत तैयार कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो सब लोगों के लिए एक दर्द सर बनी हुई है। मेरा ख़ुद का ऑब्ज़र्वेशन है ये, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक इंग्लिश के हवाले से मैं बिलख़सूस बात कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश के जो पेपर को स्टडी किया तो उसमें नज़र ये आया कि कभी आज से 20-25 साल पहले जो है वो प्रेसी का जो क्वेश्चन था और कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन, उसके लिए एक ही पैराग्राफ वहाँ पर आया करता था पेपर में और उसके बारे में कहा जाता था कि नीचे गिवन जो उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी दीजिए और उसी गिवन पैराग्राफ की अपने प्रेसी भी करनी है। लेकिन अब यहाँ पे देखें हमारे निज़ाम तालीम में तलबा को ये बताया ही नहीं गया कि कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरियात कौन सी हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें या उसके इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ेस कौन से हैं, और ये भी नहीं बताया गया कि प्रेसी करने की गरज से उसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर कौन से हैं। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि तलबा को ये बताया जाता है कि अगर आपने सवालों के जवाब लिख लिए हैं, मुरतब कर लिए हैं, तो उन्हीं को पकड़ के एक तरह से जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में पहले आपने उसे 1 to 1 अलग-अलग क्वेश्चंस के आंसर्स की सूरत में प्रोड्यूस किया, लेकिन अब आप उसे एक पैराग्राफ की सूरत में कंपोज करके ऊपर टाइटल प्रेसी लिख के तो ये आप वहाँ पे आ जाएं। तो अब देखने में क्या आता है कि जो आपने कॉम्प्रीहेंशन के सवालों के जवाब दिए हुए हैं उन्हीं को आपने रीफॉर्म करके जस्ट एक पैराग्राफ में डाल दिया और ऊपर टाइटल प्रेसी दे दिया। तो मतलब निज़ाम तालीम में ये ऐसा है ही नहीं, टीचर्स ने बताया ही नहीं है कि प्रेसी की ज़रूरतें क्या हैं और कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरतें क्या हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि कमीशन ने इस चीज़ को भांपते हुए अब पेपर के अंदर 2 पैराग्राफ ही अलग कर दिए हैं। कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैराग्राफ और है, प्रेसी के लिए पैराग्राफ और है। तो इसके बावजूद भी लोग जो हैं इनकी ज़रूरतों को नहीं समझते, और इस सेंस में मैं समझता हूँ कि कमीशन ने जो मेयार है उसको ख़ासा हल्का किया, सॉफ्ट किया। आज से 25-30 साल पहले वाला जो इंग्लिश के पेपर्स का मेयार था वो ख़ासा टफ़ था। अब अगरचे उतना टफ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है वो लोग चूँकि मेहनत नहीं करते और टीचर्स उनकी बड़ी कमी है जो इस मामले में बाकायदा तौर पे गाइड कर सकें, प्रॉपर्ली बता सकें कि असल ज़रूरतें क्या हैं, असल चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें मलहूज़ रखना चाहिए और उनको लेके तो सॉल्व करना चाहिए। गाइड करने वाले टीचर और कैरियर काउंसलिंग करने वाले यानी दूसरों को खैर पहुंचाने वाले टीचर तो हमारे माशरे सोसाइटी में कम ही होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम वक्त के साथ। अब आखिरी कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें CSS के हवाले से, जो ये तैयारी कर रहे हैं या पीछे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई ख़ास मैसेज देना चाहें उन स्टूडेंट्स को? बस मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि एक तो इंग्लिश पे फोकस करें और दूसरा जो है वो तहरीर करने पे फोकस करें और फिर टीचर्स को चेक करवाएं। ठीक है। अब आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है इस सारे हवाले से, टीचिंग के हवाले से 30 साल हो गए, CSS पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, माशाल्लाह से आप अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको आपने पढ़ाया जो अच्छी डेजिग्नेशंस पे बैठे हैं। मैं बड़ा एक माशरे अपनी सोसाइटी को देखते हुए एक आखिरी सवाल जो है आपसे करना चाहूँगा एज ए टीचर,
क्योंकि टीचर वो माशरे को बना रहा होता है, तामीर कर रहा होता है अपना कंट्रीब्यूट। लेकिन आज हम सोसाइटी में देखते हैं तो ये एक कारोबार बन चुका है। तो जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखते हैं तो जहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और आगे एक पूरी जनरेशन बन रही है। कल मेरी वीडियो एक सामने से गुजरी, उसमें एक माँ जी बुज़ुर्ग थी, और उनको व्हील चेयर पर एक आंटी लेके जा रही है। ये इलामा इकबाल टाउन का वाक़या लाहौर में। तो पीछे से चोर आए और उनका बैग खींचा, और वो माँ जी भी गिर गई, जो बुज़ुर्ग जो व्हील चेयर पे थी, और वो जो साथ खातून चल रही थी वो भी गिर गई, और वो उसका बैग लेके भाग गया। सोसाइटी मुआशरा जो है ना, हम अपनी ज़िंदगी की बका के लिए, जो बका के लिए हम कर रहे हैं, खाने पीने के लिए, कारोबार, पैसा, माल दौलत, सारी चीज़ें, मादियत जो कमा रहे हैं, हम इनके लिए तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंसान से हैवान की तरफ हमने रुख इख्तियार कर लिया है। जो आपको मैंने मिसाल दी, बड़ा दिल दुखा उस वीडियो को देख के। अब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इतने काबिल स्टूडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में टॉप करते हैं, विजन फ़िक्र वाले, जो आप कह रहे हैं इतना प्रोसेस है, इतने लेंथी सवाल, इतना सिलेबस होने के बावजूद, फिर उनका इंटरव्यू इतना मुश्किल होने के बावजूद, इतना सिस्टम बनाया हुआ है, उसके बावजूद हम देखते हैं सरकारी ओहदों पे, आप इदारों का हाल देख लें, आप सोसाइटी का हाल, इदारे ही सोसाइटी बनाते हैं, इदारे ही रियासत है, और रियासत से वो नीचे अवाम है। तो आप पूरे इदारों का सिस्टम ले लें, इदारे तो कोई एतमाद नहीं करता। कोई शख्स किसी इदारे में फंस जाए तो वो कहता है यार मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए काम दे दिया, 2 हफ्ते गया कहाँ मेरा, फ़ाइल पड़ी रहती है टेबलों पे। तो वो आप तो इतने फ़िल्टर लगा के, इतने इंटरव्यू लेके और इतने प्रोसेस करके बच्चे को, टॉप को, एक बड़े काबिल ज़हीन जो उसने मुल्क की खिदमत करनी, आप हलफ उठा रहे हैं। तो वहाँ जाके हालात हमारे ये हैं। एज़ अ टीचर, एक मुआशरे के बुनियादी किरदार होने के नाते आप क्या देखती हैं इसको? क्या वजह है, क्या रीज़न है, हमारी सोसाइटी इस तरफ क्यों जा रही है, और क्या मैसेज देंगे इसके ज़रिए आप? अब ऐसा बहुत अहम बात आपने ये फरमाई है, और बड़ी तवज्जो तलब ये बात है, और दुख वाली बात है। बिल्कुल है। यही बात अगर जो है वो हम स्कूल्स की सतह पे टीचर्स से करते हैं ना, कि वहाँ पे बच्चा जो है कोई 19-20 अगर कर देता है, तो हम एक तरह से जो है टीचर्स को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ को, इंस्टीट्यूट को ना। तो वो आगे से ये कहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पूरे 24 घंटे में से 5-6 घंटे के लिए, 7-8 घंटों के लिए हमारे पास आता है, और बाकी का सारा वक़्त जो है वो आपके साथ गुज़ारता है। ठीक है। क्राइसिस ये है कि हमारे यहाँ जो है वो रोल मॉडल्स वो ख़त्म हो गए हैं, लीडरशिप ख़त्म हो गई है। अब रोल मॉडल्स और लीडरशिप से मुराद मेरी हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ और कोई नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कहा करता हूँ, हम में से हर शख्स कम से कम सबसे पहले अपने घर में एक रोल मॉडल और घर में एक लीडर होना चाहिए। जिस घर के अंदर जो है वो सबसे पहले वालिद का किरदार है, फिर वालिदा का किरदार है, और इसी तरह से इदारों के अंदर देखा जाए तो इदारे चलाने वाले जो मालिकान मैं कहूँगा, और जो इल्ला माशाल्लाह आपने भी खुद फरमाया कि तालीम चूँकि कारोबार बन गया है, तो इसमें वो लोग शामिल हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। उन लोगों की इसमें शमूलियत ही नहीं है जिनका तालीम का कोई बैकग्राउंड हो और जो माशरे की इस्लाह चाहते हों। तो रोल मॉडलशिप जो है वो हमें, और लीडरशिप जो है वो जगह जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी नज़र आती है। और ये सिर्फ तालीम ही के साथ नहीं है, क्या हमारे डॉक्टर्स रोल मॉडल हैं, क्या हमारे हॉस्पिटल्स रोल मॉडल हैं। आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस में 2 से 3 शोबे जो हैं, तालीम भी उसमें शामिल है और मेडिकल साइंसेस शामिल हैं, हमारे ये सारा जितना हमारा हेल्थ सिस्टम है, और तीसरा लॉ है। आप इसे बैरून मुल्क किसी भी सिविलाइज्ड नेशन के साथ अगर कंपेयर करें और वहाँ के हालात व वाक़यात का ख़ुद जाके जायज़ा लें या उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, तो उनकी अदालतों में आपको इस तरह से रश नज़र नहीं आएगा, उनके हॉस्पिटल्स में इस तरह से रश नज़र नहीं आएगा, और उनके तलबा का तालीम का मयार ऐसा नज़र नहीं आएगा जैसा हमारा। वजह उसकी क्या है कि वहाँ पे मॉरल्स अभी भी मौजूद हैं, वो अपने मॉरल्स पे स्ट्रॉन्ग हैं, और उन मॉरल्स की बिना पे आपको हर बंदा अपनी अपनी जगह पे एक लीडिंग रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हमारे हर शोबा के अंदर, और सबसे पहले मैं फिर घर की तरफ आ जाऊँगा, बाप ही जो है वो अगर रिश्वत की कमाई लेकर आ रहा है और वो बुराई को बुराई नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो उसके बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से रोक सकेंगे। और जो आपने वाक़या का भी रेफरेंस दिया, तो वो इन्हीं चीज़ों की पैदावार है। क्या हमें ये समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही है कि उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत ही नहीं की है? फिर हमारे यहाँ पे टीचिंग क्लास के अंदर भी जो लोग शामिल हैं, तो वो पैसे के लिए आए हैं, वो इस गर्ज़ से नहीं आए हैं कि किसी की औलाद जो है वो कुछ बन जाए।
डॉक्टर के हाथ में जो है वो जान है और टीचर के हाथ में जो है वो मुस्तकबिल है, लेकिन दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे ना तो एक मॉरल किरदार अदा कर रहे हैं और ना ही को वो जो है लीडिंग कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल यही है कि हमें आखिरत को याद करना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने जो है वो जवाबदेही को मलहूस रखना पड़ेगा। हम उन बदकिस्मत ममालिक में से हैं कि रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं शयातीन को कैद कर देता हूँ, लेकिन हमारे ही दरमियान में से लोग जो हैं वो शैतानों का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में है। मैं अपने कई तलबा को भी ये बात अमूमन कहा करता हूँ कि क्या रोज़े आखिरत पर ईमान है, तो सब बरमला हाथ उठा के कहेंगे जी बिल्कुल ईमान है, लेकिन मैं उन्हें कहा करता हूँ कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को मरने पर और आखिरत पर कोई ईमान है। अगर ईमान हो तो हमारे बाज़ारों का, हमारे कारोबारों का, हमारे तालीम का, सेहत का, कानून का, इंसाफ का वो हाल जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ये कभी भी नहीं हो सकता। वजह उसकी यही है कि हमें मरना जो है वो भूल चुका है। हर तरफ जिस शोबे में जाएं करप्शन वाली सूरत हाल है। ख़ासतौर पे दीन को तो हमने अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर दिया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी आज कोशिश थी कि स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर पे CSS के हवाले से हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हम कुछ अपने तौर पे जो है एक तो शऊर व आगाही हमारा मकसद था कि हम नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स इस हवाले से हैं उनको जो मेन इंफॉर्मेशन है एक हमारे सीनियर टीचर हैं उनके ज़रिए जो आप तक पहुंचाई जाए। इसके साथ जो हमारा दर्द दिल, हम जिस तरफ आपको इशारा बार बार मेरी बात का मकसद होता है, मेरे हर इंटरव्यू का मकसद होता है, और मैं अपने चैनल को बनाया जिस मकसद के लिए कि सोसाइटी में हमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना होगा। वरना ये जो आग मुआशरे में लगी है ना, अगर किसी को आप देख रहे हैं किसी के ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ चोरी हो रही है, किसी का घर वाला कोई मारा गया है, मतलब मुख्तलिफ वाक़यात जो आप सोसाइटी में देखते हैं, हम इतने हमारे दिल पत्थर दिल हो चुके हैं कि हम टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं, हमारी आँख में से आंसू नहीं टपकता, हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं। तो याद रखें, मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप अपने घर से स्टार्ट करें, आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपने आप को ठीक करें, माशरा उसी तरफ ऐसा ऐसा बेहतर होता जाएगा। तो अपना किरदार ज़रूर अदा करना है, वरना आज जो कल बाहर आग लगी है कल आपके घर तक पहुँच सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।